कोई चीज सॉलिड स्टेट से सीधा गैसीय स्टेट में और कंडेंस करें, कूल करें तो सीधा गैसीय स्टेट से सॉलिड स्टेट में। तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके साथ कोई इंप्योरिटी है, मिक्सचर है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ये सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो क्या करेंगे, इस मिक्सचर में से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बड़ी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। टेक्निक का नाम भी क्या रहने वाला, सब्लिमेशन। कैसे करेंगे, क्लास 9th में होता था किसी जमाने में। आप एक बाउल में अपना इम्प्योर मिक्सचर लीजिए जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर जैसा कुछ रखिए जिसमें आपने होल्स कर दिए, तो बोल लो क्या, परफोरेटेड फिल्टर पेपर। उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखिए, फनल सबने जिन देख लिया होगा अब तक या नहीं, और फनल के ओपन एंड को कॉटन से प्लग कर दीजिए, कॉटन से प्लग। इसके नीचे एक और कटोरे में सैंड रखिए, जिसे हम कह देते हैं कि हम हीट कर रहे हैं सैंड बात। किसी दिन बात हुई थी कि आपके यहाँ कि मूंगफली जो भुनती है वो कैसे भुनती है, कढ़ाई में खूब सारा रेत डाल के गर्म करके फिर उसमें मूंगफली डाल के खूब तेज तेज चलाता है, तो मूंगफली भून रहे हैं सैंड बात, समझ आया। अगर मूंगफली हटा दें तो क्या होगा, हाँ मूंगफली हटा दें तो, सैंड हटा दें तो क्या होगा, मूंगफली जल जाएगी, छीलक जल जाएगा और अंदर से मूंगफली कच्ची गिरी अभी कच्ची होगी, समझ गए। तो सैंड बात रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, जल्दी बोलो, समझ आ गया क्या। ये ट्राइपॉड स्टैंड और यहाँ आपकी फ्लेम की कोई सोर्स। सैंड की गर्माई धीरे धीरे जाएगी, अगर बीच में से सैंड बात हटा देते हैं हो सकता है वो कंपाउंड एकदम से ज्यादा हीटअप हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, जल जाए, उसका सिर्फ इतना रोल। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ वेपर्स किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, क्योंकि वो तो सप्लाई करता है, परफोरेटेड होल्स के थ्रू निकल के जा रहे होंगे और जाके फनल की दीवारों से टकरा रहे होंगे, और ये ठंडा होगा, बाहर हवा छू रही है उसको, तो वहां उसकी वॉल्स पे वापस सॉलिडिफाई हो सकते हैं क्या, हो सकता है कोई एक आधा गिर भी जाए दीवार से चिपका हुआ। अब गिर जाए तो अगर ये फिल्टर पेपर नहीं होता परफोरेटेड तो सीधा, और फिल्टर पेपर है तो वो वाला पर्टिकुलर पार्टिकल जो होल के ऊपर होता होगा वही नीचे जाता होगा, अदरवाइज तो वो सब बाकी सब तो पेपर पे टिक जाते होंगे। टेक्निकल डिटेल अंदर तक समझ आ गई। अब आप इस फनल को यहाँ से हटाइए, किसी वेसल के ऊपर ले जाइए और इसकी वॉल्स पे ग्लास रॉड या नाइफ घुमा दीजिए, तो जो उसके ऊपर चिपका है वो फौरन उतर के आपकी उस प्लेट में, उस वेसल में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा या नहीं। तो कब काम कर पाए, कब ये टेक्निक लगा पाए, तो मैं ऐसे बोल दूं, इम्प्योरिटी या ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में से एक सब्लाइम करता हो। इम्प्योरिटी सब्लाइम करती हो तो भी फायदा, इम्प्योरिटी हट जाएगी नीचे, हालांकि वो चांस बहुत कम है, लेकिन इम्प्योरिटी हट जाएगी और आपको नीचे प्योर कंपाउंड मिल जाएगा। आ गया। अब वो पूछे ऐसे, हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड नेफ्थलीन बाय द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन। क्यों, चॉक पाउडर तो सब्लाइम करता नहीं है, नेफ्थलीन तो सबको पता है सब्लाइम करती है, तो लिख लो सब्लाइम करने वाले 3-4 नाम, 2-3 तो हमें पता है, कैम्फर, ठीक है, दूसरा बेंजोइक एसिड, नाम सुन के लगता है एसिड है, लिक्विड ही होगा, नहीं वो क्रिस्टलाइन होता, सब्लाइम शो करता। तीसरा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की स्पेलिंग NaPH, THELENE। नेक्स्ट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या, लैब में किसी ने इस साल पोटैश एलम, प्योरिफिकेशन ऑफ पोटैश एलम वगैरह को एक्सपेरिमेंट करा, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आपने इम्प्योर सैंपल डाला, अब इस इम्प्योर सैंपल में से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने के लिए ऑर्गेनिक वाला सीन लेते हैं, वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और रूम टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है और हायर टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो हम किस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज कर रहे हैं, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक घुलने को तैयार है, दूसरा घुलने को तैयार नहीं है, तो क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस इन। तो मैंने इस मिक्सचर को इस सॉल्वेंट में डाला और सॉल्वेंट में डाला एट रूम टेम्परेचर, स्टीयरिंग कर दी, कुछ डिजॉल्व हो गया होगा। अब मैंने इसको गर्म कर दिया, सारा डिजॉल्व हो गया होगा, जो उसमें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो डिजॉल्व नहीं हुई होंगी। अब इसको गरम गरम ही फिल्टर कर लो, गरम रहते रहते फिल्टर कर सकते हैं, नहीं फिल्ट्रेशन के दौरान तो उसका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, हाँ या नहीं, फिल्ट्रेशन के दौरान उसका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। तो देखो क्या कहानी बना रहा हूँ, ये डबल वॉल्ड मेटल का फनल है, समझ गए, डबल वॉल्ड किसी जमाने में तो बड़े फेमस हुए थे, आजकल फिर देखने में आ रहे हैं मेरे, स्टेनलेस स्टील के कप डबल वॉल्ड होते थे, बाहर से बड़ा कप अंदर से ज्यादा, तो ये डबल वॉल्ड होते थे। तो इसी तरह मैंने डबल वॉल का एक फनल तो देख रखा है सबने, डबल वॉल का मेटल का फनल बनवा लिया और उसमें एक साइड ऐसे कुछ पाइप सा निकलवा के यहाँ पे कुछ स्टॉपर लगवा दिया मेटल का ही। मैं इसको टेढ़ा करके स्टॉपर खोलता हूँ, इसमें पानी भर देता हूँ और फिर वो स्टॉपर बंद कर देता हूँ। इसके अंदर मैं अपना फिल्टर पेपर लगा लेता हूँ, समझ गए क्या, फिल्टर पेपर तो लगाया होगा फनल में या नहीं, इसमें मैंने अपना वो फिल्टर पेपर लगा दिया और यहाँ पे मैंने फ्लेम लगा दी, क्या हो रहा है समझ गए, फनल का मेटल में गर्म कर रहा हूँ तो अंदर का पानी भी गर्म हो रहा होगा, और फिर मैंने उस गरम गरम सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया, तो फिल्ट्रेशन के दौरान उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन नहीं जा रहा होगा। तो कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक इजीएस्ट समझने का, कंसेप्ट समझने का तरीका, तो ऊपर कौन रह जाएंगी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, नीचे कौन आ जाएगा, सॉल्वेंट कंटेनिंग डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका टेम्परेचर कैसा है, हाई या लो, हाई बोल सकता हूँ, रूम टेम्परेचर से तो हाई है, और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँ, क्या होगा, ठंडा होने को छोड़ूंगा तो उसमें से कुछ नीचे सेटल हो जाएगा, और मैं आसान क्या काम करूं, मैं उस गर्म सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर लूं, कैसे होता है कंसंट्रेट, उसको फ्लेम पे रख के और गर्म करना शुरू कर दूं, उसमें से कौन उड़ता जाएगा, सॉल्वेंट जो रहा होगा वो उड़ता जाएगा, तो क्या होता जा रहा है ऑटोमेटिकली,
और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। नहीं, दोबारा बताऊं, चाशनी, चीनी, बूरा, क्या खेल है? 3 बात। रूम टेम्परेचर पे पानी में चीनी घुल जाती है, पानी गर्म कर दूं तो चीनी और ज्यादा घुल जाती है, और फिर मैंने खूब सारी चीनी गर्म पानी में घोल दी, उसके बाद मैंने उस पानी को गर्म करना शुरू करा तो वो क्या बननी शुरू हो जाती है? वो चाशनी बननी शुरू हो जाती है। चाशनी काफी गर्म हो चुकी है, काफी पानी में उसका उड़ा चुका हूँ, उसके बाद मैं अचानक फ्लेम बंद करके सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो उस वेसल में जिसमें चाशनी थी उसके बॉटम पे चारों तरफ व्हाइट कलर का पाउडर बैठा होगा ऑलमोस्ट, वो व्हाइट कलर का पाउडर ही तो बुरा है। आया समझ? तो वही कहानी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, चीनी भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। इमेजिन कर लो चीनी में कुछ रेत वेत मिक्स हो गई थी, क्या करूं? पहले उसे पानी में घोल लूं तो कुछ कम कम घुलेगी, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा घोलनी है तो गर्म कर लूं और फिर उसे फिल्टर कर लूं, और फिल्टर करने में रेत तो ऊपर आ जाएगी, नीचे जो आया उसको मैं और गर्म करके उसका गाढ़ा चाशनी बना लूं जितना ज्यादा बना सकता हूँ, और फिर उसको कूल होने के लिए छोड़ दूं, तो बॉटम पे क्या है? बूरा। तो बूरा केमिकली तो शुगर ही है, शक्ल ही तो बदल गई, दानेदार से मतलब क्यूबिकल क्रिस्टल से स्फेरिकल क्रिस्टल्स हो गए वो, है तो C12H22O11 ही। तो इसका क्या नाम टेक्निक का? तो मेरी बुक ने लिखा है क्रिस्टलाइजेशन, ज्यादातर और बुक्स लिख रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। दिमाग लगाओ, हाँ, क्योंकि आपने वापस उसे घोला और घोल के फिर से उसके क्रिस्टल्स बना लिए, इसलिए रिक्रिस्टलाइजेशन। आया समझ? अब इसके ऊपर सर क्या लिखना, तो घबराने को कुछ नहीं है, पेपर में लिखने को कुछ नहीं आता, 99.9999% तो इसमें से पेपर में आएगा ही नहीं कुछ। तो क्या कह रहा है ये पूछा था, ऑन व्हाट कंसेप्ट क्रिस्टलाइजेशन कंसेप्ट फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज यूज्ड? इट इज बेस्ड ऑन, हेडिंग बनाओ क्रिस्टलाइजेशन और उसमें लिख लो कंसेप्ट, यस इट इज बेस्ड ऑन से, अपने आप समझ आ जाएगा। अब आगे सारा मेथड दिया हुआ है, जिसे घर जाके पढ़ा लेना, कोई बात तो नहीं है, बस वो थोड़ी सी जीके और मार देता है कि मान लीजिए आपने जो सॉल्यूशन था उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी थी, वो कलर वाली थी और वो भी घुल गई तो सॉल्यूशन भी कलर वलर वाला हो गया। अब वो कुछ कलर पता चला क्रिस्टलाइजेशन के वक्त वो भी कुछ पंगा करता, वो भी क्रिस्टलाइज हो सकता है। इसमें क्या डाल दो? चारकोल, चारकोल पाउडर, सुना है क्या? तो चारकोल पाउडर क्या करेगा? उन कलर्ड इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब फिल्टर करेंगे चारकोल पाउडर अलग हो जाएगा तो उसके साथ वो कलर्ड इम्प्योरिटीज भी। तो ये सब बहुत सारी और फंडामेंटल छोटी छोटी बातें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट डिस्टिलेशन पढ़ा था क्या कभी 6th-7th क्लास में? तो अगर आपके पास लिक्विड है, मिक्सचर है वोलेटाइल लिक्विड्स का, एक तो बोला वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम समुद्र, सी वाटर में से नमक कैसे निकालते हैं? एवोपरेशन से। अब एवोपरेशन में और डिस्टिलेशन में क्या फर्क है? एवोपरेशन में पानी गया, उड़ गया ना, हाथ में नमक रह गया सिर्फ। डिस्टिलेशन में क्या होगा? अगर मैं उसी सी वाटर का डिस्टिलेशन करूंगा तो मुझे नमक भी मिल जाएगा और प्योर वाटर भी मिल जाएगा, ये फर्क है बस। तो मैं उड़ने वाले वाटर वेपर्स को कंडेंस करके, अलग से कंडेंस करके प्योर लिक्विड प्योर वाटर ऑब्टेन कर लूंगा। तो उसके लिए क्या सेटअप, क्या डिजाइनिंग? तो इस बार नमक और पानी वाले किस्से में सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल, इंग्लिश में आ गया। अरे नॉन वोलेटाइल समझाया तो ऐसा इतनी बार पहले, कौन? जो उड़ता नहीं, चीनी जहाँ पे टेबल पे रख के जाऊं 6 दिन में बताऊं उतनी रखी होगी, गीली विली हो गई वो अलग बात है, माशा पकड़ के, लेकिन उड़ी तो नहीं होगी, वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। एक ग्लास में पानी रख जाऊं 6 दिन में बताऊं, कुछ तो कम हो ही जाएगा, तो क्या है वो? और अगर ग्लास में स्पिरिट रख जाऊं खाली मिलेगा, तो इसका मतलब वो मोर वोलेटाइल है। अब आया, तो मिक्सचर है जिसमें एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है। तो मेरी कहानी में सॉल्ट और वाटर, आप कह रहे मुझे सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, खाली सॉल्ट चाहिए तो एवोपरेशन, दोनों चाहिए तो आ गया। और अगर मेरे पास दो लिक्विड्स का मिक्सचर है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उन्हें भी मैं डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकता हूँ। हीट करना शुरू कर दो दोनों के मिक्सचर को, पहले कौन उड़ेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उड़ के पहले जा रहा होगा, जब वो जा रहा होगा रास्ते में मैं उसे किसी तरह रोक लूंगा, अभी सीखूंगा कैसे रोक लेता हूँ, रोक लेता हूँ मतलब उसे वापस लिक्विड बना दूंगा। तो जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बेचारा इधर ही पड़ा रह गया, वो तो सोचता ही रह गया मैं एक दिन उड़ूंगा। कब उड़ूंगा? जब मेरा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उससे पहले दूसरा उड़ के उधर जाके इकट्ठा कर लिया आपने, ये इधर पड़ा रह गया बेचारा, उधर पड़ा रह गया, तो सेपरेट कर लिया किसको? टू मिसिबल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स, लिक्विड है तो वोलेटाइल होता ही, कम या ज्यादा, having sufficient difference in their boiling points and the liquids having sufficient difference in their boiling points। आया? बोलो एग्जांपल नोट कर लो, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। वो पूछता पेपर में, बस यही क्वेश्चन पूछेगा, हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सचर, विच टेक्निक विल यू यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन? बस इतना ही पढ़ा हुआ है, यहाँ से नोट करा हुआ है, रटा हुआ है, तो जी डिस्टिलेशन से हो जाएगा। कोई पूछेगा क्यों, फिर गाना सुना देंगे। बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दे हैव लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। एग्जांपल लिख लो, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। सेकंड एग्जांपल लिख लो, सॉल्ट एंड वाटर। हाँ या नहीं? यहाँ कौन भरा? आरबी फ्लास्क मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या भरा? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, मिक्सचर विच इज टू बी सेपरेटेड। ये नीचे हीटिंग चल रही है, हीटिंग करने से ये सब ऊपर जा रहा, नहीं इसमें से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो जा रहा, या कहो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो जा रहा, ऊपर से मामला बंद है। थर्मामीटर ऐसे लगा दिया खुशी के लिए, देखने के लिए हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा, बढ़ ही रहा होगा।
यहाँ से वो ऊपर से रास्ता बंद है तो वेपर्स इधर जाएंगे। वेपर्स रास्ते में देखो बीच वाले पाइप से जा रहे होंगे या नहीं, और इस बीच वाले पाइप के चारों तरफ कौन घूम रहा है, यहाँ से हमने टैप वाटर से कनेक्ट किया, वो टैप वाटर घूम रहा होगा अंदर बाहर या नहीं, ऐसे अंदर बाहर बढ़ने से समझिए क्या, इस सेटअप के तो अंदर लेकिन उस वाले पाइप के बाहर, और घूमता हुआ यहाँ से बाहर आ जा रहा होगा। तो इसको सीधा उस पर चढ़ा के छोड़ देते हैं पाइप के थ्रू, जो टैप होती है हमारे घर में, लगातार उससे पानी बहता रहता है। और वो जब यहाँ से घूम के आ रहा होता है तो कुछ गर्म हो जाता होगा क्योंकि अंदर के वेपर्स की हीट, तो यहाँ से जो निकल रहा होगा वो हल्का सा गर्म, और यहाँ से जा रहा होगा अच्छे से। तो जो वेपर्स बीच में जा रहे थे छोटे वाले पाइप में से, वो रस्ते में कंडेंस हो गए, और कंडेंस हो गए तो टपक रह गए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की कैटेगरी आनी शुरू हो। सुना कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड? पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम, डार्क क्रूड लिक्विड मिला अतरस से, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें से कई सारे कंपोनेंट्स, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम वो अलग अलग कर लिए, और भी कई सारे मिलते हैं लुब्रिकेटिंग ऐसे, वो सब अलग अलग कर लिए एक बार में, तो उससे लेवर यूज कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होगी टेक्निक? अब अगर मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस है, दो के लिए भी कर सकते हो इसको, दो के मिक्सचर के लिए भी, किसको, लेकिन अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में 10-15 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन, और उससे कम है 15 डिग्री से तो क्या है, कैसे है, देखिए समझते हैं, बुक से अलग अंदाज में, अलग भाषा में। ऐसे इमेजिन करो, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सही सुना रहा हूँ। इसमें मैंने पेट्रोलियम भर लिया एक बंद वेसल में स्टॉपर लगा के, और बाहर से उसे हीट कर रहा हूँ खूब बढ़िया से, पता नहीं ऐसे ही समझाने के लिए झूठ मार रहा हूँ, 400 डिग्री तक हीट करके ले गया। पेट्रोल में आग लग जाएगी, लग जाएगी क्या? बंद है, एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा। तो उसमें ऐसी चीज भी थी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री कह रहा हूँ 40 डिग्री था, और ऐसी चीज भी थी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री था। तो जब मैं 400 तक हीट कर रहा हूँ तो वो सब 40 वाला भी, 340 वाला भी, सब क्या बन गए होंगे, गैसीय स्टेट में आ गए होंगे। और जो बिल्कुल हीट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 400 से ऊपर होगा, वो अभी भी, हाँ या नहीं, वो सारा बेचारा यहीं पड़ा होगा। यहाँ से बाद में होल करके उसे बहा के यहाँ ले आऊंगा, उससे अपनी सड़कें उड़के बना लूंगा। अब ये जो गैसियस मिक्सचर यहाँ से मैंने एंटर कराया एक इस तरह की कहानी में, तो इसको बोल रहा हूँ मैं फ्रैक्शनेटिंग टावर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, नाम समझ आ गए। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने मेटल की, इसको इमेजिन करो ये पाइप खड़ा हुआ है, हॉलो पाइप, चिमनी जैसी देखी हो किसी ने, बट्टे ईट के देखे हो किसी ने, तो उस तरह का टावर है, उसमें ये मेटल की प्लेट लगी हुई है। तो कैसी होगी प्लेट शेप? सर्कुलर प्लेट होगी मेटल की, आ गया समझ? अब उस सर्कुलर प्लेट में मैंने छेद किया, और इसके ऊपर एक कोई थोड़ा सा दो लोहे के सरिये से वेल्ड करके कटोरी डाल दी, उल्टी टिका दी उसपे, आ गया समझ? अब ऐसा ही मैंने दोबारा तिबारा कर दिया कई बार, जब दोबारा तिबारा कई बार कर दिया, और सब पे क्या गया, अब यहाँ से जैसे ही खुला रास्ता ये वाला, सारे वेपर्स भागेंगे और जाके इसमें राइज करना शुरू करेंगे, और जब ऊपर उठ रहे होंगे तो उनका टेम्परेचर कम होता जा रहा होगा। तो मान लें 1 मिनट के लिए, जो इसमें पहला फ्रैक्शन है मेरे काम का, उसका बॉइलिंग पॉइंट 350 है, कितना, यहाँ से बाहर निकला 400 पे, यहाँ से बाहर निकला मेरी कहानी में 400 पे। तो जब वो बाहर निकला, ऊपर जाते हुए उसका टेम्परेचर 400 से 390, 380, 370, 360, 350, 349.9, ये सारा माल इधर से निकल रहा था, कैसे जुड़ के निकल रही होंगी या नहीं? तो जैसे ही उसको टकराया इस टोकरी से, वेपर मिक्सचर का टेम्परेचर 349.9, क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 था, वो फौरन इससे टकराते इसकी दीवारों पे कहूँ या इसकी वॉल्स पे वर्ड लगाऊं, ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, वो इसकी वॉल्स पे फौरन ड्रॉपलेट बना लेगा ना, और ड्रॉपलेट कर्ड शेप है तो वो ड्रॉपलेट यहाँ टपकेंगी ना, यहाँ पे, और यहाँ पे एक ओपनिंग है छोटी सी, तो वो लिक्विड जो है यहाँ बह के आ रहा होगा या नहीं? कौन से वाला? जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 था। बाकी सारा इधर से उड़ रहा जा रहा होगा, बाकी सारी वेपर्स, अब उनका 349.9 से 340, 330, 320, मान लो झूठ मूठ के लिए कि नेक्स्ट फ्रैक्शन जो इसमें से निकलता है मेरे काम का है, उसका 320 है, तो जैसे ही वो इससे टकराया, उसका 319.999 कुछ हो गया था, फौरन क्या होगा? कंडेंस, और कंडेंस होके इधर टपक जाएगा या नहीं? यहाँ से बाहर आ गया, कौन से वाला? जिसका 300 बीपी था, चलो 320 था सर जी। अब बाकी सारा सेपरेट होते चले जाएंगे या नहीं? तो जितने फ्रैक्शंस सेपरेट होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की भाषा में उसको कहते हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स। किसी मिक्सचर में से 5 चीजें सेपरेट होंगी तो इट हैज 5 थ्योरेटिकल प्लेट्स, वन विद कंसेप्ट, ध्यान दो, वो तो हो ही गया कि कैन बी यूज व्हेन देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और क्या खास? फ्रैक्शन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट्स आउट फर्स्ट, एंड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स सेपरेट्स आउट लेटर। आया नहीं? और जो उस गैसीय स्टेट में रह गया होगा, ऊपर से कौन आ रहा होगा? वो गैस ही आ रहा होगा जो कंडेंस ही नहीं हुआ बिल्कुल टॉप पे से, तो वो शायद, पक्का तो मुझे नहीं पता, शायद पेट्रोलियम गैस कह सकता हूँ एक बार को, हालांकि एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर रहे वो, लेकिन हाँ उसे पेट्रोलियम गैस कह सकता हूँ या नहीं? वो मेरे सिलेंडर में भर के मेरे घर आ जानी चाहिए, एलपीजी। आ गया सब। क्या लिख रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? यूज व्हेन
there is small difference in boiling points of two liquid, that is they cannot be separated by simple distillation, that is they cannot be separated by simple distillation. In this technique, vapors of liquid mixture are passed through fractionating column before condensation. ये की लाइन है, एक लाइन छोड़ के क्या लिख रहे हैं, फ्रैक्शन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या कंपोनेंट विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, दोनों सही है, विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट separates out first whereas lower boiling fractions rises upward and condense later या separates later. तो जो least volatile था वो पहले आया, जो most volatile था वो पहले आया. जब highest boiling point वाला हुआ तो इसका मतलब वो least volatile था या नहीं, जो high temperature पे जाके उड़ना था. और उस distillation में कौन पहले आया था, more volatile, क्योंकि जिसका boiling point पहले था उसके vapors बन के उस साइड आ गए थे दूसरी साइड. अब ये least volatile वो जो सबसे मुश्किल से उड़ेगा, सबसे मुश्किल से उड़ेगा मतलब उसे boiling point उसका ज्यादा होगा. most volatile वो हाईएस्ट वोलेटाइल वर्ड नहीं बोले, मोस्ट वोलेटाइल वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जो सबसे जल्दी उड़ेगा, सबसे ज्यादा उड़ेगा. ठीक है सर. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में मैंने जो किस्सा सुनाया था वो तो फिर से किस में नहला रहे हैं इस बार, तो वो डिपेंड करता है किस चीज का मिक्सचर है, सैंड बाथ, वाटर बाथ, ऑयल बाथ, हमें कुछ नहीं करना उसके लिए. ये जा रहा रास्ते में गोलियां भरी है गए, बीड्स, BEADS, कांच की गोलियां. क्या होगा जब मिक्सचर जा रहा होगा, बीड्स उनकी हीट लेगा, तो जिसकी हीट लेने से वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आ जाता हो वो तो इनकी गोलियों पे कंडेंस हो जाएगा और नीचे टपक जाएगा, और जो कंडेंस नहीं हुआ वो उसे रास्ते में बाहर ठंडा पानी घुमा के, ठंडा पानी में तो हीट लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्लास बीड्स, वो यहाँ आ जाएगा. केमिस्ट्री सारी मैंने आपको दे दी. जितनी चीजें सेपरेट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट्स. क्या कह रहा है, ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट इन द कॉलम इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्लेट. कॉमर्शियली कॉलम्स विद हंड्रेड्स ऑफ, मैं तो 3 बना के 2 बनाने में फ्यूज उड़ गया था. कॉमर्शियली मतलब समझिए इंडस्ट्री वाले, ऐसे भी जो 100 चीजें एक ही बार में सेपरेट हो के आ रही होंगी या नहीं, किसके लिए करते हैं, हो गया. मेरी केमिस्ट्री के एंगल से कोई एग्जांपल उसने नहीं दिया, पढ़ लेना पूरे में, कोई एग्जांपल उसने नहीं दिया सिवाय इसके. अब अगला क्या है, डिस्टिलेशन अंडर. अब कहानी फिर से सुनिए. मेरे पास यहाँ पर 2 लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है और एक का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है. मैं क्या सोचूं कि मैं डिस्टिलेशन कर लेता हूँ, 50 वाला उड़ के मारा जाएगा. मैंने इस उम्मीद में से गर्म करना शुरू करा और जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वो कंपाउंड जल बुन के खाक हो गया. कौन सा वाला, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 था. तो फिर तो मैं उसे कभी सेपरेट खाया नहीं, क्योंकि 50 तक तो कभी पहुंचा ही नहीं होगा. उससे पहले जब बोले 35 पे वो जल बुन जाता है. आ गई बात समझ. तो समझाने के लिए मैंने बोला कि कोई लिक्विड है, कोई कंपोनेंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही जल बुन जाता है, तो फिर से सेपरेट कैसे करूं, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो उसका काफी कम है. आ गया फंडा समझ, बेसिक बात क्या कहना चाह रहा हूँ. तो क्या मैंने कहीं पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे कहानियां सुनाई थी कि ये बीकर में एक लिक्विड रखा हुआ है जिसका खुद का वेपर प्रेशर, उसके वेपर्स उड़ रहे होंगे ऊपर को, तो उसके वेपर्स का प्रेशर है 300 mm और ये उसे कौन दबा रहा है, 760 mm मान लो. तो ये क्या कह रहा है, मैं तोड़ ही नहीं पा रहा खिल के दिल से, क्योंकि मुझे एटमॉस्फेयर दबा रहा है. तो मैंने इसके नीचे फ्लेम लगा दी. फ्लेम लगाने से ये बढ़ना शुरू हो गया. लिखवाया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसका वेपर प्रेशर 300 से 400, 500, 600, 700, और ये भी तो बढ़ता जा रहा होगा जब गर्म कर रहा हूं. तो ये 300, 400, 500, 600, 700, 750, 759, 760, नहीं सचमुच में 760 पॉइंट कुछ होता उड़ना चाहिए. तो वो उससे ऊपर वालों पे तो सब पे उड़ेगा. तो इन्होंने लिमिटिंग क्या मान लिया, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर बोल दूं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. आ गया. अब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना, इसका वेपर प्रेशर 200 है. तो मुझे इतना गर्म करना कि बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, उससे प्रेशर बढ़ रहा है. अभी मिक्स कर दो दोनों को, और इसका वेपर प्रेशर है 600 mm को बॉइल करना है, तो जरा सी हीट देते इसका 760 आ जाएगा. 760 आते ही उड़ जाएगा. तो हेडिंग बन गई क्या, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. लिख लिया. उसमें एक लाइन छोड़ के लिखिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. मैंने एटमॉस्फेरिक को बदमाशी में क्या बोल दिया, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. हो गया. एक लाइन छोड़ के, हायर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लोअर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. 2 लाइन छोड़ के, लोअर इज द एक्सटर्नल प्रेशर, लोअर इज द एक्सटर्नल प्रेशर. पेन रुको. अब आप बताओ, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. अब मेरी कहानी में कि मेरे पास 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, उनमें से मैंने उन्हें दोनों को सेपरेट करना है. जो उसमें से लोअर वाला है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही जल जाता है, और जल जाता है तो मेरे लिए वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, मैं उसे सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ.
तो मुझे पता लगा कि वो जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है। 50 से पहले वो बॉयल नहीं हो रहा, 50 के बाद वो कभी बॉयल होना होगा और 50 पे वो जल जाता है। तो बॉयल होने से पहले वो जल जाता। कहानी समझ आ गई। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक्ट करने वाला, यहाँ कौन एक्ट कर रहा, एक्सटर्नल प्रेशर। इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज। अब जितना ये डिक्रीज होता जा रहा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, किसको, कि ये 45 डिग्री पर ही बॉयल होना शुरू हो गया। और ये 45 पे बॉयल होने लगा, तोड़ के 45 डिग्री पे उधर पहुंचना शुरू हो जाएगा या नहीं। आ गया मुद्दा थोड़ा सा समझ। अब बात यही है, आप इसके ऊपर प्रेशर कम कैसे कर दो, तो महान लोग हैं कर देंगे। एक सेकंड, ये बात छूट गई। ये 2 फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के एग्जांपल दिए, आप अलग अलग बुक्स में देखोगे, इसमें 2 4 सुंदर सुंदर फोटो और भी लग सकते। तो इसमें से वेपर जा रहे हैं, तो हमने रस्सा लंबे से लंबा कर दिया जुगाड़ बना के। क्या होगा लंबा रस्सा करने से, ज्यादा कांच को छूता हुआ जाएगा, ग्लास का बना हुआ अगर ये, तो अपनी हीट और उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आएगा वो रस्ते में कंडेंस होकर उल्टा बहना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ या नहीं। और जो जिसका नहीं हुआ वो, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिजाइन इस हिसाब से होता है कि वेपर्स को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़े या वेपर्स अपनी हीट ज्यादा से ज्यादा लूज कर सकें जिससे कि कंडेंस हो जाए। ये ऐसी फोटो थी बट फंडामेंटल था, काम की बात है। ये है, ये फिर से कौन, सैंड बार टाइप का कुछ फ्लेम। इसमें मिक्सचर है वो जो सेपरेट करना, इसमें वो मिक्सचर है जो सेपरेट करना है। मिक्सचर हीट हो रहा। अब ये इसके ऊपर फ्लास्क लगाया गया है, बोलूं डबल नेक्ड फ्लास्क, 2 गर्दन वाला फ्लास्क। पहली गर्दन में स्टॉप कॉर्क लगा के एक लंबा सा पाइप, कैपिलरी ट्यूब जैसा, उसका लोअर एंड लिक्विड में डूबा है क्या, और ऊपर यहाँ वाला एंड हवा में, और रस्ते में टूटी लगी है क्या, स्टॉप कॉर्क। अगर मैं इसको बंद कर दूं स्टॉप कॉर्क को, तो बाहर से अंदर हवा या अंदर से बाहर वेपर्स नहीं जा पा रहे होंगे, हाँ या नहीं। और अगर मैं इसको इसमें डिप ना करके यहीं तक छोड़ दूं और फिर कॉर्क छोड़ दूं, खोल दूं, फिर तो इसमें जितने वेपर्स बन रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे बाहर ही चले जा रहे होंगे या नहीं। तो इसे डिप इसलिए कर दिया कि वेपर्स जाए नहीं या कम से कम जाए। तो फिलहाल ये स्टॉप कॉर्क बंद है, मैंने यहाँ हीटिंग शुरू कर दी तो इसके क्या बनने शुरू हो गए, वो वेपर्स कॉर्क के पाइप कैपिलरी में से बाहर नहीं जा पा रहे, घुस तो गए होंगे उसमें लेकिन स्टॉप कॉर्क पे जाके रुक गए होंगे या नहीं। बाकी सारे वेपर्स यहाँ से यहाँ चले, थर्मामीटर को छुए, उसको अपना टेम्परेचर बताए कि हमारा टेम्परेचर ये है, और फिर यहाँ से चले या नहीं। यहाँ भी स्टॉप कॉर्क लगी है, यहाँ भी स्टॉप कॉर्क लगी है, यहाँ भी स्टॉप कॉर्क लगी है, कहीं से भी वेपर्स के लीक होने का कोई चांस नहीं है। अब वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं वेपर्स, रस्ते में कंडेंस टपक जाएंगे। तो अभी क्या मैंने इमेजिन करना, इसमें कोई लिक्विड विक्विड कुछ नहीं है ना इधर वाले में ना उधर वाले में। ये सब स्टॉप कॉर्क लगा के मैंने असेंबली लगा दी, यहाँ पे कॉर्क बंद कर दी, यहाँ थर्मामीटर एयर टाइट है, यहाँ ये सब एयर टाइट है, यहाँ भी एयर टाइट है। और ये कौन, वैक्यूम क्लीनर देखा हो, उसका जो मुंह होता है वो पाइप होता है, वो पाइप यहाँ चढ़ा दिया और वैक्यूम पंप ऑन। क्या करेगा वो, यहाँ से अंदर से सारी हवा खींच लेगा। जब यहाँ की खींच लेगा तो फिर इस पाइप में से खींचेगा, इस पाइप में से खींच लेगा तो फिर यहाँ से सारी हवा खींच लेगा बाहर या नहीं। और आपका वैक्यूम पंप बहुत बढ़िया वाला है। तो थर्मामीटर क्या सोचेगा, तभी इमेजिन कर पाओगे मैं आगे जो एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनाऊंगा। थर्मामीटर सोचेगा ना अंदर घुस जाऊं, और अगर ये प्लास्टिक का होता है हिंदुस्तानी, क्योंकि अंदर से सक्शन बन रहा है। तो समझ गए क्या कह रहा हूँ। अब हमारा वो वैक्यूम पंप चल रहा है, यहाँ वेपर्स बने, टेम्परेचर इसको छुए, टेम्परेचर मान लो पहुंच गया 49, मेरी चीज जलेगी कितने पे, तो मामला गड़बड़ है। तो थोड़ा सा और टेम्परेचर ऊपर चला गया तो जल जाएगा, और ये तो मेरा मामला कुछ यहाँ उड़ा ही नहीं। तो मेरी एक और दोबारा से कहानी सुनना, सारी कहानी अब तक की बेसिक स्केल है। मैंने यहाँ लिक्विड भरा, ये कॉर्क पूरी तरह ओपन खुली छोड़ दी, तो अंदर कौन जा रही है, फुल फ्लेज हवा। अंदर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हीटिंग शुरू हो गई, इसमें से वेपर्स कुछ खास नहीं जा पा रहे लेकिन हवा तबियत से आ रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है। और यहाँ टेम्परेचर 49, मामला गड़बड़ है। फौरन मैंने क्या किया, ये पंप चालू थाई या कर दूं जिससे कि वो हवा खींचने लगे, और हवा खींचे तो यहाँ प्रेशर कम होने लगे। और इस कॉर्क को बंद करूं, पूरा बंद कर दूंगा तो पूरी असेंबली झंझनाने लगेगी, समझ गए या नहीं। हल्का सा खोल दूं, पूरा बंद करा एक बार को, एकदम हल्का सा खोल दे, थोड़ी सी हवा आ रही है। तो अब प्रेशर मैंने रिड्यूस कर दिया गया सरफेस पे, पूरा 0, थोड़ा सा ज्यादा, इतना कि यहाँ लिक्विड टपकना शुरू हो जाए, इतना कि यहाँ टेम्परेचर 40 से नीचे रहे। अगर लगे टेम्परेचर तो 49 से ऊपर जा रहा है, लिक्विड अभी आना शुरू नहीं हुआ, बॉयल होना शुरू नहीं हुआ। तो इसकी कॉर्क को थोड़ा सा बंद या खोल, बंद कर दूं, क्योंकि थोड़ा और बंद करने से यहाँ प्रेशर, और मुझे भी तो प्रेशर कम करना है, लिख लिया। एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम कर देंगे उतना लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। आ गया कंसेप्ट, हमने लिख लिया। और इसके लिए एग्जांपल उसने क्या दिया, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन
इन सोप इंडस्ट्री एग्जांपल दिया, तो अब फिर से गरीब हो चुके बात। नहीं तो क्लास 10th में सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से सोप बनाना पढ़ाया भी जाता था और लैब के प्रैक्टिकल में भी कराया जाता था। तो सोप सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में ऑयल या फैट लेते हैं, उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा के सोप बनता है, और साथ में CH2OH CHOH CH2OH, अभी जब ऑर्गेनिक में IUPAC कराई थी तब पढ़ाया था, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, और इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल, और हमारी जिंदगी में इसका नाम ग्लिसरीन। अब तो याद आया, ग्लिसरीन सुनाई थी। सोप बनाते वक्त साइड प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरीन। काम की चीज बेकार चीज, इंडस्ट्री वाले सोप भी निकाल के बेच दें और वो ग्लिसरीन भी सेपरेट करके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बेच दें। खूब सारी दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स में ग्लिसरीन जबरदस्त यूज। तो कैसे करें? वहां पे जो सोप बना लिया उसमें एल्कली भी पड़ी है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, सोप भी पड़ा है, बची हुई एल्कली भी पड़ी है, बची हुई ग्लिसरीन भी पड़ी है, तो सबको क्या नाम दे रहा है? उस मिक्सचर का नाम स्पेंडला है। समझ गए? उसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? ग्लिसरीन। सोप तो कर लिया, बड़े सेटल हो जाएगा ना, वो तो सोप तो सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट करेगा। तो ऊपर जो लिक्विड बचा है जिसमें से सोप सेपरेट हो गया, उसमें कुछ सोप तो डिसॉल्व स्टेट में भी पड़ा होगा, तो उस मिक्सचर का नाम, उस स्पेंडला में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? किससे सेपरेट करूं? किस मेथड से सेपरेट करूं? किससे? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में एग्जांपल में लिखो, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। पेपर में क्वेश्चन आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा क्या? हाउ विल यू obtain separate glycerine from spent lye in soap industry? By distillation and reduced pressure. On what principle it is based? Lower the external pressure, lower is the boiling point, external pressure is reduced artificially. वही तो कर रहे हो, ऊपर से लिक्विड के सरफेस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया वैक्यूम पंप लगा के, सो दैट लिक्विड बॉइल्स बिलो इट्स डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। अब अगला क्या? लास्ट स्टीम डिस्टिलेशन, अमंग डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करना? कोई लिक्विड था उसका खुद का वेपर प्रेशर, कोई लिक्विड था उसका खुद का वेपर प्रेशर हीट हो जाने के बाद भी बढ़ते बढ़ते अभी किस पे है? P1। कितना है? P1। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, अब ये वाली वैल्यू मान लो, एक मिनट के लिए झूठ मूठ के लिए बोल रहा हूँ, मान लो है 400 mm और ये है 700 mm, तो ये क्या कहेगा? मुझे और गर्म करो जिससे मैं अपना वेपर प्रेशर 400 से बढ़ाते बढ़ाते क्या बड़ी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, इतना दम नहीं है, टाइम लगेगा। हमने कहा ले चिंता मत कर, हम तेरे अंदर वाटर वेपर्स मिला दे रहे। वाटर वेपर्स, स्टीम, स्टीम का खुद का भी तो वेपर्स की फॉर्म में, तो उसका खुद भी तो कुछ प्रेशर होगा। इन दोनों का प्रेशर मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये दोनों उड़ जाएंगे या नहीं एक साथ? और जब उन्हें उड़ के दोनों जा रहे होंगे, रस्ते में कंडेंस कराओगे, समझ गए ना आप? तो रस्ते में कंडेंस, तो कंडेंस होने पे क्या मिलेगा? दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ उड़ के जा रहे थे। ये तो दिक्कत हो गई। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ और जो चीजें थी वो तो छुट गई, लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन मिलके मिला आपको? ऑन मिक्स होके मिला आपको? वाटर। लेकिन जब वो कंडेंस हो गए तो दोनों सेपरेट लेयर बनाते हैं, यानी इमिसिबल लिक्विड्स हैं। सर पहले कैसे मिक्स हो गए? आपने लिक्विड मिक्स किए थे, वेपर्स मिक्स किए थे? तो गैसेस तो दुनिया की कोई भी दो हो तीन हो, आपस में कितनी मिक्स कर लो। तो वाटर वेपर्स भी गैसियस थे, लिक्विड के ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर्स भी गैसियस थे, समझ गए ना? वेपर भी गैसियस से बोलना पड़ रहा, मिक्स हो गए, कंडेंस कर लिए, कंडेंस करके लिक्विड आते ही दोनों लिक्विड क्या बोले? हम तो इमिसिबल है, सेपरेट लेयर। तो फिर से आपने काम चला लिया लोअर पे या नहीं? लोअर पे, समझ गए? लोअर टेम्परेचर पे ही। नहीं तो क्या कह रहा, मेरा टेम्परेचर और बढ़ाओ इतना कि मैं, मेरा वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते, तो फिर से कुछ इशू कर रहा था, वहां तक जाने में टाइम लग रहा था, जल जा रहा था, गर्म हो रहा था, कुछ भी हो जा रहा था। हमने कहा स्टीम मिला देते रहे, दोनों लगे आ जाओ, और बाद में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों इमिसिबल लिक्विड्स। और वो बचपन में याद हो, ऑयल और वाटर का मिक्सचर किससे सेपरेट करते थे? सेपरेटिंग फनल से। ये क्या हो रहा है? वाटर, सिर्फ वाटर गर्म हो रहा है, और बीच में कैपिलरी डाल के छोड़ दी, जिससे कि ये सब बंद था एयर टाइट वाइट। तो अगर इसमें स्टीम ज्यादा बन गई तो सील है, तो इसमें हमने एक पाइप डाल के छोड़ दिया कि, और उसको पाइप में लिक्विड में पानी में डिप कर दिया। डिप ना कर दे तो सारी स्टीम वहीं से निकल लेती। डिप करने पे क्या होगा? थोड़ी थोड़ी निकलेगी, इतना कि वहां ब्लास्ट ना हो, फटे ना हो वेसल। ये जा रही है यहाँ से कौन? स्टीम। ये कौन है? वो मिक्सचर जिसे मुझे सेपरेट करना है, जिसमें मेरे को काम का, वो भी गर्म कर रहा हूँ, वो भी उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता कि उसका प्रेशर P1 बढ़ते 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 कितना होना चाहिए था? तो मैंने वो P1 ही था, बीच में लाके क्या मिला दी? वाटर वेपर्स। दोनों मिलके यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके इक्वल हो गई, तो दोनों उठ के चल पड़े, और चल के जा रहे क्या देखना इधर वाले पाइप से, वो जो आ रहा है इधर से स्टीम, हो तो इसमें छोड़ दिया, डबो दिया, जिससे वेब स्टीम मिक्स हो जाए अंदर। तो जो कंडेंस होनी होगी शुरू वाली में, जो स्टीम आई हो तो कंडेंस हो जाएगी उसमें, और फिर वो वेपर आ रहा है, फिर ये उड़ के यहाँ चली चली जा रही है। रास्ते में कौन जा रही है? जा रही है, जा रही है, टपक गई। देखो यहाँ टपकने पे क्या होगा? इमिसिबल दो लेयर दिख रही है नहीं? ठीक है। अच्छा, हमें स्टीम डिस्टिलेशन का कंसेप्ट ने लिखा था, तो लिखिए स्टीम डिस्टिलेशन में हेडिंग में P1 प्लस P, P1 प्लस P, और जो दूसरा P लिखा उसके नीचे लिख लीजिए छोटा सा H2O इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर या P एक्सटर्नल। बोलो समझ आ गया क्या? वहां पे लिख लो P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सेपरेटेड,
PH2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ स्टीम, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए मिक्सचर ऑफ वाटर and organic compound, mixture of water and organic compound is obtained which are immiscible liquids, which are immiscible liquids. Next method लिखिए extraction, extraction, और extraction में लिखिए based on difference in extent of, based on difference in extent of solubility of a compound in different liquids. कहानी समझते हैं, कहानी से समझ आ जाएगा। टी लीव्स, चाय की पत्ती जो हमारे घर में आती है, हमारे घर में यूज होती है, उस टी में काफी क्वांटिटी में कैफीन होती है। कैफीन नाम सुना हुआ? वो कैफीन जो है वो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। उसकी वजह से चाय या कॉफी पीने से आपको फ्रेशनेस महसूस होती है, आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें टी लीव्स में से कैफीन एक्सट्रैक्ट करनी है, कैफीन सेपरेट करनी है। तो बोलूँ कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीव्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीव्स कैसे करने वाले हैं देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहानी समझो, हमें सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना। चाय की पत्ती पानी में उबाल लीजिए, तो चाय की पत्ती में जो भी कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल हैं वो सब घुल जाएंगे। फिर उसके बाद आप चाय की पत्ती छान लेते हैं, आपके पास कलर्ड लिक्विड आ गया, सबने सीन घर में देखा हुआ है। इसके अंदर आप लेड एसीटेट नाम का एक सॉल्यूशन डालिए, पानी में लेड एसीटेट घोलकर वो सॉल्यूशन डालते हैं। तो इस लेड एसीटेट के डालने से क्या होगा, लिक्विड डाल रहे हो, सॉल्यूशन डाल रहे हो, एक्वस डाल रहे हो, इसके डालने से वहां ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट नीचे बैठने लगेंगे और आपका सॉल्यूशन जो काफी डार्क ब्राउन वो ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगा, या कि उसमें जो कोई ब्राउन कलर का कलरिंग मटेरियल था वो इसके साथ रिएक्ट करके एक बार फिर से फिल्टर कर सकते हैं। अब आपके पास ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है जिसमें कैफीन डिजॉल्व है। कहां से आई हुई, और भी चीजें डिजॉल्व होंगी लेकिन मेरा इंटरेस्ट उनमें से सिर्फ कैफीन में। इस तरह का एक फनल जिसका नाम सेपरेटिंग फनल, बचपन में ऑयल और वाटर का मिक्सचर थ्योरी में करवाते हैं हम गरीब लोगों के यहाँ। सेपरेट ऑयल और वाटर का मिक्सचर इसमें डालते हैं, नीचे किसकी लेयर और ऊपर ऑयल की, फिर इसको खोल देते हैं, नीचे भी कर रखी उसमें कौन, और जब वाटर आता दिखता है, यहाँ से दिखता ना, दिखा भाई वाटर आ गया पूरा एकदम से, इसे बंद कर देते हैं, ऑयल इसमें रह जाता है, फिर दूसरे बीकर पे ले जाके इसको खोल देते हैं, उसमें कौन, याद आ गया। अब मैंने वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कलरलेस इसमें डाला और इसमें क्लोरोफॉर्म नाम का लिक्विड डाला और इसे बढ़िया से शेक कर दिया। तो इस एक्वस लेयर में से कैफीन, सिर्फ कैफीन क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, और कैफीन जो है वो लोअर लेयर बनाता है, यानी वाटर और क्लोरोफॉर्म में, कैफीन कह रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म जो है वो लोअर लेयर बनाता है, यानी क्लोरोफॉर्म इज हैवियर डेंसर देन वाटर। तो इस एक्वस लेयर में से सिर्फ कैफीन घुल के क्लोरोफॉर्म वाली लेयर में आ गया, तो उसको शेक कर रहे हो, शेक करके जब रोकोगे थोड़ी देर में दोनों लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि वाटर एंड क्लोरोफॉर्म आर इमिसिबल। नीचे वाली लेयर किसकी, अब आपने यहाँ पे एक बीकर रखा, टूटी खोली, जैसे ही सारा सारा क्लोरोफॉर्म दिखेगा वो, क्योंकि दो सेपरेट लेयर बनी हुई होंगी, तो एक लेयर जैसे नीचे पूरी बंद कर दिया। अब यहाँ कौन आ गया, क्लोरोफॉर्म, जिसमें कौन घुली हुई है, क्लोरोफॉर्म इज हाईली वोलेटाइल लिक्विड, खुला रखो बहुत तेज उड़ जाता। तो इस बीकर में, बीकर को चाहे आप थाली में, पेट्री डिश बोल देते हैं, कांच की प्लेट, उसमें डाल दीजिए, तो वहां पे सरफेस एरिया और जल्दी उड़ जाएगा। और उस पेट्री डिश के बॉटम में निडल जैसे, सुई जैसे बड़ी बड़ी से छोटे छोटे से व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होंगे, और वो किसके हैं। तो आपने क्या कंसेप्ट यूज किया, कैफीन पानी में भी घुल गया था जब चाय की पत्ती वाली थी, और लेकिन क्लोरोफॉर्म में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू वाटर। इसमें जब दोनों चीज डाल के शेक की तो वो उसने पसंद किया कि वाटर छोड़ के क्लोरोफॉर्म में शिफ्ट हो जाता। देखो हमने लिखा था डिफर इन एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया कंसेप्ट, आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा, कोई कहानी नहीं पूछ रहा, इतनी लाइन के सिवा प्रिंसिपल आया तो ये है प्रिंसिपल, मेथड वो पूछ नहीं रहा, आपकी बुक में दिया हुआ भी नहीं है मेथड जो मैंने आपको समझाया कहानी आसान करने के लिए। सेपरेटिंग फनल दिख रहा है, दो सेपरेट लेयर भी दिख रही है, ऐसे ही समझाने के लिए और कुछ नहीं। चले, इसी में एक होता है कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इसका नाम है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब ये कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, बस इसने हमारी बुक वाले ने नाम दिया हुआ है और कुछ बता नहीं रखा, तो आप चाहें तो 1 मिनट में फोटो से समझ सकते हैं। ये फोटो ठीक है। अब इसी में तो जो हमने भी कहानी समझी, हमने बाहर से क्लोरोफॉर्म डाला था, शेक किया था, फिर क्लोरोफॉर्म नीचे से निकाल लिया था। अब हमारे मन में ख्वाब रह सकता है, तमन्ना रह सकती है कि जो एक्वस लेयर रह गई है, क्या इसमें से अभी भी कैफीन हो, सारा का सारा क्लोरोफॉर्म में शिफ्ट, तो क्या करें, फिर से इसमें नया ताजा क्लोरोफॉर्म डालें और फिर से सेपरेट कर ले इसी तरह से, और फिर उसे सेपरेट करें, उसमें भी क्रिस्टल्स मिल गया, तो मन में रहेगा कि अच्छा है तो रह गई थी, और जब निकल गए दूसरी बार फिर क्या लगेगा, और ना रह गया, आदमी को लालच मारना शुरू, तो फिर से बार बार, तो उसको कहते हैं रिपीटेड एक्सट्रैक्ट, रिपीटेड वॉशिंग्स, वॉश धो रहे हो ना फिर से आप उस एक सॉल्यूशन को क्लोरोफॉर्म से, तो कहता है रिपीटेड वॉशिंग। तो कंसेप्ट है जो हमारे यहाँ सब नहीं है कि जितनी ज्यादा वॉशिंग्स देंगे उतना ज्यादा आपका कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा, यानी हर बार थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो अगर वैसे करके क्वेश्चन आता है, जब जहाँ कहीं कोर्स में सब होता है कि मेरे पास 50 ml क्लोरोफॉर्म है, तो मैं 50 ml का 50 ml डाल के एक बार वॉशिंग दूं, या 25-25 ml की 2 वॉशिंग दूं, या 10 ml की 5 वॉशिंग दूं, कब मुझे ज्यादा कैफीन मिलेगा। तो वो कंसेप्ट है, बाकायदा उसका डेरिवेशन भी होता है ग्रेजुएशन में जाके कि जितना ज्यादा बार करेंगे, 10 ml की 5 वॉशिंग देंगे तो आपको कैफीन ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब बार बार करना पड़ रहा है क्लोरोफॉर्म। ये कहानी क्या है, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट भर दिया क्लोरोफॉर्म जैसे, और इसे गर्म कर रहा है, तो गर्म करने पर उसके वेपर्स उठेंगे, कुछ तो यहाँ जाने की सोच सकते हैं एक बार को, और नहीं ज्यादा तो यहाँ से जा रहे होंगे, गए यहाँ ऊपर कंडेंसर लगा, समझ गए, तो ऊपर उठ रहे होंगे तो रस्ते में
लिक्विड बन के टपक जाएंगे, लिक्विड बन के टपक जाएंगे, और यहाँ पे आपका वो भरा हुआ है मिक्सचर जिसमें से, तो ये टपकेगा उसके ऊपर उसके साथ, और इसमें यहाँ मान लो 1 मिनट के लिए जाली जैसी कुछ लगी हुई है, तो वो नीचे से कौन निकल के आएगा? क्लोरोफॉर्म, हाँ या नहीं? तो यहाँ जो नीचे टपक रहा होगा, कौन चिपक रहा होगा? क्लोरोफॉर्म। उसमें कौन होगा? अब जब हीट कर रहे हैं तो कैफीन तोड़ेगी नहीं, सिर्फ उसमें से क्लोरोफॉर्म, तो बार बार वही क्लोरोफॉर्म और कैफीन अपने में घुल घुल के नीचे लाता रहेगा या नहीं? तो इसको बोलता है कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन, एक ही सॉल्वेंट बार बार, क्योंकि जब वो वापस जा रहा है ऊपर तो कैफीन को अपने साथ लेके नहीं जा रहा, फिर तो सिर्फ क्लोरोफॉर्म के वेपर जा रहे हैं जो रस्ते में कंडेंस होकर उस मिक्सचर के ऊपर गिरेंगे और उसमें से अपने में कैफीन घुल के नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी, हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट सेपरेशन प्योरिफिकेशन टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी, टाटा की डिजिटल अप्लायंसेस की चेन, समझ गए? क्रोमा वर्ड जो है सचमुच में इसका मतलब है कलर। तो शुरू में ये टेक्निक कलर्ड कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज की गई थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया। आज की डेट में कोई जरूरी नहीं है कि इससे कलर कंपाउंड का मिक्सचर ही करना, बिना कलर वाले भी सेपरेट करते हैं। है क्या ये? तो थोड़ा मुश्किल किस्सा है, बुक वाला तो ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहा है। एक वर्ड है एडजॉर्प्शन और एक वर्ड है एब्जॉर्प्शन, दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर मैंने पानी में फोम का टुकड़ा डाल दिया, फोम सब जानते हो, पानी उसके अंदर तक घुस जाएगा, वो पूरा गीला गीला हो जाएगा, तो वो क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। किसी किसी एक आध बहादुर ने जिंदगी में कहीं सिलिका जेल सुना पढ़ा, कैप्सूल की, टैबलेट्स की कोई शीशी आई हो, उसके अंदर से एक सफेद सा छोटा सा व्हाइट कलर का पाउच पड़ा हुआ हो, या कभी नया थर्मस फ्लास्क खरीद के लाए हो मिल्टन विल्टन का, सब में नहीं होता, उनमें एक छोटा सा पाउच पड़ा रहता है, तो इस पाउच पे कई बार छपा होता सिलिका जेल, नीले रंग से छपा होता, कई बार नीली प्रिंट इंक से घटिया था, कई बार लिखा होता डू नॉट स्वेलो, कई बार लिखा होता कीप अवे फ्रॉम रीच ऑफ चिल्ड्रन, और कई बार कुछ नहीं बस पड़ा होता। तो इसको अगर आप खोलोगे तो अंदर से सफेद सफेद चूरा सा निकलेगा, तो वो है, तो ये इसका थका हुआ माल है जो चूरा है उसमें भरा हुआ है। सचमुच वाले जो सुंदर सुंदर सिलिका जेल क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे ओवल शेप के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, इसके अंदर इसकी कहानी क्या होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। अब इसका क्या मतलब? तो मैंने एक बॉटल घर में धोई किसी चीज की, खूब बढ़िया से उसे सुखा उखा रहा हूँ, लेकिन तब भी उसमें कुछ मॉइस्चर रह गया, तो मैंने उस बॉटल के अंदर ये वाले सिलिका जेल, ये भी बाजार में मिल सकता है, डाले और इसकी मुंह बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो इसमें जो हवा होगी ना अंदर, हवा हवा में भी जो मॉइस्चर होगा वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो क्या है एब्जॉर्ब, अब समझ आ जाएगा। तो ये क्रिस्टल है, ट्रांसपेरेंट है, जब आपने इसे पानी के मॉइस्चर वाले बॉटल से बाहर निकाला तो ये ऐसा कुछ हो गया होगा, ये ट्रांसपेरेंट दिखना बंद हो गया होगा। कैसा दिख रहा होगा आपको? पूरा नीला दिख रहा होगा, भरा हुआ पूरा नीला। आपने अगर उसको काट दिया, काटने पे जब आप अंदर झांकोगे तो बस बाहर से ही नीला था, अंदर से अभी भी, इसका मतलब शायद पानी अंदर तक घुस नहीं पाया, पानी कम पड़ गया। नहीं, इसमें पानी अंदर घुस ही नहीं पाता, बस सरफेस पे आके चिपक जाता है, और सरफेस पे आके चिपकने को और अंदर तक घुस जाने को हिंदी समझ आ गई? एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस पे चिपकना, एब्जॉर्ब मतलब सरफेस पे भी, और बल्क, अंदर को क्या कहते हैं, बल्क में भी घुस जाना। फर्क समझ गए? अब क्रोमेटोग्राफी में दो वर्ड चमक रहे होंगे आपको, क्या चमक रहे हैं? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी आगे क्या चमक रहा है? एब्जॉर्प्शन बड़ा हो गया है, उसमें क्या चमक रहा है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। कंसेप्ट लिखना हो लिख लो, क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट है, चाहे कोई सी वाली भी लग रही हो, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट different constituents of a mixture are absorbed by different extent on a suitable adsorbent। इसका मतलब क्या है? फिर से बढ़िया सी कहानी, शायद काम कर जाए शायद ना करे। ब्यूरेट तो देख चुके होंगे उम्मीद है, देखिए तो ऐसा ही होता कुछ, उसमें यहाँ पे स्केल बना रहता, तो मुझे इस काम के लिए बिना स्केल वाला चाहिए, स्केल नहीं है तो चलेगा। तो एक एडसॉर्बेंट का नाम मैंने आपको क्या सुनाया? सिलिका जेल। एक और सुना रहा हूँ Al2O3 एल्यूमिना, तो ये भी व्हाइट पाउडर जैसा आता है, और सिलिका जेल जो अभी खूब बड़ा सा दानेदार क्रिस्टल आप देख रहे थे, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल चमकदार व्हाइट पाउडर की फॉर्म में भी आता। ठीक है, तो मैंने एक कॉनिकल खाली ब्यूरेट लिया, उसमें मैंने इनमें से कोई ये भर लिया, मान लो ये भर लिया या ये भर लिया, भर सकता हूँ? तो सही मायने में तो जी कह नहीं भर नहीं सकता, क्योंकि जब भरूंगा तो बीच बीच में एयर गैप्स आ जाएंगे। घर में मैंने एक डिब्बे में दाल, कच्ची दाल, बिना पकी दाल उड़े ली, थैले से डब्बा भर गया, थोड़ी सी दाल बच गई, मन में आया कि काश डिब्बा थोड़ा और बड़ा होता, तो एक होशियार आदमी ने उस डिब्बे को उठा के 2 बार पटका, जगह बन गई। तो कहाँ क्यों बन गई, समझ गए अब? तो उसी तरह अगर मैं इसमें सीधा ही एडसॉर्बेंट भरता हूँ तो बीच बीच में एयर गैप्स रह जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, मिथेनॉल नाम का लिक्विड लिया बीकर में, उसमें ही डाल दिया सिलिका जेल या एल्यूमिना, जिसमें घुलता नहीं है, उसको घुमाया बढ़िया से, तो ऐसे समझ लो पानी में आटा, खूब सारे पानी में थोड़ा सा आटा, और आप चम्मच से उसे चला रहे हो, तो जो चीज बनी उसे बोलो स्लरी, SLURRY। आटा पानी में घुलेगा नहीं। अब उस स्लरी को मैंने यहाँ पे कॉटन लगा दिया, ग्लासुल, पढ़ाई दी है ग्लासुल कभी?
लगा दी और फिर इसके ऊपर वो स्लरी डाल दी, सिलिका जेल या एल्यूमिनाइन मिथेनॉल, और वो स्लरी मैंने इसमें हिला हिला के बार हिला हिला के इसमें डालता गया। तो वो जब बहती हुई आ रही होगी, इसका कुछ स्टॉपर खोल दिया तो क्या होगा, ग्लासूल के ऊपर सारा आटा, सारा सिलिका जेल, सारा एल्यूमिना अटक जाएगा और वाटर या इथेनॉल इथेनॉल। और अब जब सारा निकल के आ गया, टपकना बंद हो गया मैंने इसको, तो यहाँ बढ़िया से कॉम्पैक्ट है पाउडर्ड सॉलिड एल्यूमिना या सॉलिड Al2O3 जिसमें कोई एयर गैप आ गया, गाना समझ। अब मेरे पास एक बीकर में, एक कॉनिकल ग्लास में या बीकर में दो चीजें मिक्स थी, ए और बी, जिन्हें मुझे सेपरेट करना था। मैंने इसमें कोई सॉल्वेंट डाला और उस सॉल्वेंट में दोनों घुल गए। हाँ, तो भी तो दिक्कत हो रही है, अगर एक घुलता तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी। फिल्टर करने पे जो डिजॉल्व नहीं हुआ वो तो अलग हो गया था, फिर फिल्ट्रेट जो था उसमें दूसरा डिजॉल्व था, उसमें कुछ क्रिस्टलाइजेशन या एवोपरेशन या डिस्टिलेशन कोई टेक्निक लगा के, हाँ या नहीं, दोनों घुल गए। हमने इसको इसके ऊपर खिलाया इस सॉल्यूशन, तो बहता हुआ होगा नीचे। अब जब बहता हुआ रहा था, देखो क्या किससे होगा, तीन चीज मान लो, चलो तीन थी, फोटो मेरा इसी फोटो में काम हो जाएगा। क्या हुआ समझ गए, नीचे टूटी खोल दी तो वो जो लिक्विड था सॉल्वेंट वो तो बह गया, लेकिन उसमें से ए बी और सी तीनों तीनों एड्सॉर्ब हो गए, तीनों बाय डिफरेंट एक्सटेंट। क्या, क्यों, दोनों की उस एड्सॉर्बेंट पे चिपकने की, इंग्लिश में बोलो एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी अलग अलग थी। किसकी सबसे ज्यादा थी, ए बी और सी में से इस फोटो के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सबसे पहले चिपक गया। बी की उससे कम थी, वो बाद में चिपका, और सी की सबसे कम थी, आ गया। मुझे से भी बदल जाएगा, मेरे मिक्सचर में कितने लोग हैं, मान लो यार 4 बैंड्स बन जाते हैं तो, और इन चारों का कलर अलग अलग है तो और मजा आ गया था। 4 अलग अलग दिखते या नहीं, देखने में सुंदर लगेगा देखने वाले को। अब आरी लूं, आरी से इसको काट दूं यहाँ से और यहाँ से, ये वाला माल एक टेस्ट बीकर में डालूं, निकाल लूं, उसमें से निकल जाएगा ना ग्लास वाटर मार के, ठीक। वो वाला सॉल्वेंट जिसमें घुल गए थे, हिलाऊं, डिजॉल्व हो जाएगा। इस बार उसमें सिर्फ यही होगा, हाँ या नहीं, एड्सॉर्बेंट डिजॉल्व, छान लूं, फिल्ट्रेट में कौन आ गया, ए फिल्ट्रेट किसे कहते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को, नीचे वाले को, ऊपर वाले को कहते हैं रेजिड्यू, नीचे वाले को फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में आया होगा डिजॉल्व स्टेट में या नहीं, सॉल्वेंट उड़ा दूं तो क्या मिल गया, ए। इसी तरह बी वाले के साथ इसी तरह आया समझ। आरी वाली की अजीब सी बात कर सकते हैं चाहे तो, करते क्या लेकिन। अब इसमें फ्रेश सॉल्वेंट लेके आते हैं, नया ताजा सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट से इसकी धुलाई कराते हैं, उस सॉल्वेंट का नाम रखते हैं इवेंट, धुलाई करने वाला सॉल्वेंट का नाम। अब उसमें थोड़ा सा डालते हैं, वो बेचारा गाना गाता हुआ बहते हुए आता है, ए से कहता है मेरे में डिजॉल्व हो जाओ, ए उसमें डिजॉल्व, फिर वो नीचे बहता हुआ है बी के पास, बी कह रहा है मुझे भी इसमें डिजॉल्व होना, वो तो थोड़ा था, क्या कहेगा भाई मैं तो थोड़ा सा ही हूँ, तो ये ले, दोनों नहीं कर सकता। ये क्या कहेगा, मेरी एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी, तो मैं तो चिपक जाता हूँ, और बी उसमें डिजॉल्व, समझ गए। तो ए पहले घुल गया, फिर नीचे आया, फिर बी घुल गया, ए उसके अंदर, हाँ उल्टा घुल गया, हाँ बी घुल गया और ए उस पर चिपक गया। अब वो बी को लेके, अब सी कहेगा मुझे भी घुलना है, वो क्या कहेगा, थोड़ा सा हूँ, या तो बी घुल लो या सी। बी कहेगा मेरी चिपकने की टेंडेंसी ऐसा, मैं चिपक लेता हूँ वापस, सी तू बह के चला जा इसके साथ। अब नीचे कौन आया होगा, इलेवेंट में सिर्फ सी आया होगा, और ये बैंड जो है ए वाला नीचे खिसक गया होगा, बी वाला नीचे खिसक गया होगा, सी वाला गायब। अब इस सॉल्वेंट को जो आया उसमें जिसमें डिजॉल्व है सी, उड़ा दो, क्या मिल गया, प्योर सी। अब फिर से इलेवेंट लाओ नया ताजा थोड़ा सा डालो, पहले ए खुलेगा, फिर बी की बारी आएगी, बी कहेगा मैं खुल रहा हूँ, ए कहेगा चल मैं वापस हो जाता हूँ, इस बार नीचे आ गया, करना या नहीं। तो एक मोबाइल फेज है इलेवेंट, एक स्टेशनरी फेज है एड्सॉर्बेंट, आ गया समझ या नहीं। तो इसमें एक पिलर जैसा, पिलर को कॉलम भी कहते हैं क्या, कभी कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन कर रही हो, घर में बना रहे हो तो मिस्त्री जो है वो घर में कहीं खंबा डालना पड़ रहा है, बना रहा है कंक्रीट का, तो क्या जी कॉलम खड़ा कर रहा है, समझ गए। तो इसलिए इसका नाम कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का केस कॉलम क्रोमेटोग्राफी। किस वनडे पे बेस्ड है, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर एड्सॉर्ब्ड ऑन अ सुटेबल एड्सॉर्बेंट बाय डिफरेंट एक्सटेंट, ये नहीं दिखा था, बताओ आगे क्या। अब बात करने जा रहे हैं टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। स्केल जो हमारे पेंसिल बॉक्स में होता था, छेंच वाला, याद आ गया, वो स्केल ले लो, वही वाला प्लास्टिक का, या फिर वैसा कांच की ले लो, एक प्लेट ग्लास की। स्लरी बनाई थी मिथेनॉल में, सिलिका जेल, टेबल पे वो प्लेट रखी है टेढ़ा करके, उसके ऊपर वो स्लरी खिला दीजिए, सारी साइडों से, यहाँ से वहाँ से बह जाएगी, पूरा गंदा गंदा हो जाएगा। इसके ऊपर भी बहरी होगी वो या नहीं, बहते बहते मिथेनॉल तो वोलेटाइल लिक्विड हो जाएगा, इसके ऊपर एक पतली सी फिल्म बन जाएगी किसकी, लेकिन वो ऐसी सेंसिटिव होगी, कहीं आपकी उंगली लगी, नखून लग गया वहीं से उतर जाएगी, फेविकॉल थोड़ी लगा उसके नीचे, समझ गया क्या कहा। तो थिन लेयर बन गई किसकी, एड्सॉर्बेंट की, सिलिका जेल की, किस पर आ रहा है। अब ये वो कहानी है, ये वो प्लेट है जिसके ऊपर सिलिका जेल की पतली सी लेयर है। इस बार जो मेरे पास मिक्सचर है वो बहुत थोड़ा सा है, कैपिलरी ट्यूब में डिप करूं उसमें तो क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब में वो मिक्सचर चढ़ जाएगा या नहीं, और फिर इसके ऊपर मैं अपनी उंगली लगाऊं और उठा के लाश घूमूं दुनिया में, तो टपकता होगा क्या, जैसे उंगली हटाऊंगा, आता है इतना खेल समझ। वो लाके मैंने यहाँ टपका दिया, इसमें जितना माल आया था थोड़ा हाइट पर, इस प्लेट को टेढ़ा सीधा से लिटाया इस तरह, और एक बॉटम से थोड़ा पहले उसको हटा दी उंगली, टपक गया सारा इस पे, आ गया। फिर एक बीकर में इसको खड़ा किया, उस बीकर में इस डॉट से नीचे नीचे कोई मोबाइल फेस था, कोई लिक्विड था, कोई सॉल्वेंट था, समझ आ रहा है। अब इसमें खूब सारा व्हाइट पाउडर चढ़ा हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टिकल्स चिपके हुए पाउडर के,
उनके बीच में गैप्स होंगे जो हमारी आंखों को दिखाई, तो वो सब फाइन कैपिलरी का काम कर सकते हैं। इमेजिन करो फिजिक्स की स्टडी हो तो तुम्हारी केरोसिन लैम्प देखा, स्पिरिट लैम्प देखा, उसमें जो जलती है उसे विक बत्ती कहते हैं, WIC के। काहे की बनी है? काहे की बनी है? कॉटन की। मोमबत्ती में बीच में जो धागा है काहे का बना है? तो वो स्पिरिट लैम्प में, केरोसिन लैम्प में भी वैसे ही, बस वो थोड़ा मोटा है। तो नीचे से कौन जा रहा है ऊपर? केरोसिन उसमें चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा होता है नहीं, कैसे जा रहा है? तो धागे में क्या है? कहाँ से आगे इसमें कैपिलरी? खूब सारे धागे आपस में लिपटे हुए हैं नहीं, तभी तो बनी वो मोटी सी विक। इसमें से कौन चढ़ रहा है? आगे हो गया। तो यहाँ पे वो काम पार्टिकल्स की चिपकने से ऑटोमेटिकली बन गया। अब ये इसमें रास्ते में आएगा, इसमें अंदर मान लेते हैं 3 लोग हैं, ABC, तीनों इसके साथ चल पड़े। तो ये हो गया सीन कि तुम कौन हो? ये बोला मैं A हूँ, ये बोला मैं B नाम की चीज हूँ और मैं C नाम की चीज हूँ। तो इसका मतलब इसमें 3 लोग थे, तीनों की उस सॉल्वेंट के साथ चलने की टेंडेंसी। सबसे तेज कौन दौड़ता था? तो यहाँ तक पहुंच गया सॉल्वेंट, ये वाला सॉल्वेंट यहाँ तक पहुंच गया, ये यहीं अटक गया और ये यहाँ अटक गया। तो ये स्टार्टिंग लाइन थी क्या? इसको क्या बोलूँ इतनी दूरी को? मैं तो इसके रिस्पेक्ट में नापूंगा ना। ये चला तो यहाँ से था, मैं तो यहाँ से दूरी नाप रहा हूँ, यही तो मिलेगी, मुलाकात होगी इसकी सॉल्यूशन से, मिक्सचर से। तो ये कौन है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेज सॉल्वेंट। ये क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट सी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट सी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेज, 1 से कम आएगा क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेज, उससे भी कम आएगा पहले वाले से। और अगला वाला, तो इसको कहते हैं RF वैल्यू। क्या कहते हैं? रिटेंशन फैक्टर। तो जिसकी RF वैल्यू जितनी ज्यादा है, रिटार्डेशन फैक्टर, जिसकी RF वैल्यू जितनी ज्यादा है, RF वैल्यू सब 1 से कम होंगी, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी मोबिलिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? दिख गया क्या कुछ लिखा हुआ ऊपर को? रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू, क्या लिखा हुआ मतलब? फ्रॉम द बेस लाइन। तो मतलब बेस समझ रहे? बेस लाइन ये तो थी बेस लाइन, यहाँ से शुरू हुआ था मामला, अपॉन डिस्टेंस बाय फ्रॉम। तो RF की वैल्यू हमेशा आगे समझ, RF की फुल फॉर्म लिख लो। RF वैल्यू क्या दे रही है? The relative adsorption of each component of a mixture is expressed in terms of retardation factor, RF value. तो मैं अलग से क्या लिख सकता हूँ? वैल्यू ऑफ RF इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू के लिए क्या रिलेशन है? तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो लॉजिक भी समझ आ गया। हाँ, और एक पॉइंट और क्या बना सकता हूँ? ग्रेटर द RF वैल्यू, ग्रेटर इज द, ऐसा लिखो, स्मॉलर द RF वैल्यू, स्मॉलर द RF वैल्यू, ग्रेटर इज द, सॉरी, लेसर इज द extent of adsorption of a component, extent of adsorption of a component। कुछ नहीं है, मैंने आपका बुद्धू बना दिया। देखो इस लाइन में से RF क्या बता रहा था? रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ही तो बता रहा था। तो बोल दिया जिसका छोटा है उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, जिसका जितना ज्यादा है उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा है। सिग्निफिकेंस तो बोली RF की, तो RF ये तो सिग्निफाई कर रहा है। आ गया फिल्टर पेपर जैसा एक पेपर, बढ़िया ब्रांड का हो तो वाटरमैन फिल्टर पेपर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट ली उसकी, काटने के बाद उसको फोल्ड करके उस पर निशान डाल दिया। यहाँ पे कोई एक पेपर है, मोड़ डाल सकते हैं। फिर वो जो कैपिलरी में लिक्विड था, मिक्सचर था, वो लाके यहाँ टपका दिया। अब इस पेपर को एक बीकर में टांग दिया, जिसमें कौन था? सॉल्वेंट कोई। और सॉल्वेंट का लेवल उस ड्रॉप से नीचे नीचे रहना चाहिए। आप मुझे बीकर में कैसे डाल दोगे फिल्टर पेपर को? तो रखते हो बेचारा मुड़ जाएगा। देखो टांग दिया गया। ये पेंसिल है आपकी, एक कोना धागे का उसमें डाला, दूसरा पेंसिल पे लपेटा, टंग गया। और जो बहुत ही गरीब आदमी हो, इतना बड़ा फिल्टर पेपर ले लो, उसके यहाँ पे ऐसे ऐसे मोड़ के निशान मार लो, मार लिया। फिर बीच में ऐसे मोड़ के एक निशान यहाँ भी मार लो, मार लिया। इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे मिक्सचर का स्पॉट डालो, और डालने के बाद एक स्टेपलर यहाँ मारो, एक स्टेपलर यहाँ मारो, डॉट यहाँ है वो या नहीं? यहाँ है या नहीं? और इसको बीकर में खड़ा कर दो, हो जाएगा तो खड़ा अपने पैरों पे। इसमें लिक्विड और ड्रॉप यहाँ चल रही होगी। तो इसके लिए इस केस में इसका नाम उसने रख दिया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन कर रहे हो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, समझ गए? एक बार आया था ना पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दिख गई फोटो? अच्छा, आपने हाथ से चला के बढ़ाई। हेडिंग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, स्पेशल क्वालिटी पेपर मिला, स्पेशल नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर। एक बार टांग दिया एक बार। तो इसमें भी आप RF वैल्यूज निकाल सकते हो अलग अलग स्पॉट्स की।